Assalamu alaikum dear students, myself Dr. Saida Noreen and I am back with the solution of the numerical problems given in your exercise of chapter number 12. So you can see this is the numerical problem 1 of your textbook exercise of chapter number 12. This is problem number 12.1. Compare the magnitudes of electrical and gravitational forces exerted on an object of mass 10 gram charged 20 microcoulomb by an identical object that is placed 10 centimeter from the first. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू उन्होंने आपको दे दी है कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ठीक है जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट आपके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनके 3 मेन स्टेप्स होते हैं. आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो 3 मार्क्स की आती है एज अ सेक्शन बी. आपने जो पेपर में 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, जैसे पार्ट 1 में आपने किया है तो पार्ट 2 में भी आपने 3 क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. और उन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में ए पार्ट जो है वो उसका लॉन्ग क्वेश्चन का होता है ऑफ 5 मार्क्स और जो उसका बी पार्ट होता है वो न्यूमेरिकल का होता है, ठीक है, ऑफ 3 मार्क्स. तो 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं. इसका मतलब है कि आपने 12 मार्क्स की न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपके पेपर में इंक्लूड होती हैं, तो आपने उनके लिए काम करना है. अब वो जो 3 मार्क की ईच न्यूमेरिकल है आपकी, उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये मैंने लिखे हुए न्यूमेरिकल के. वो क्या हैं? नंबर 1 डाटा. सबसे पहले जो डाटा क्या चीज़ है, जो आपको गिवन जो उन्होंने दी होती हैं वैल्यूज़ और जो अननोन वैल्यू है उन्हें आपने एक जगह इकट्ठा करके लिखना है, उसको हम डाटा कहते हैं. नंबर 2 इज़ द कैलकुलेशन. आप कोई ना कोई फार्मूला लगाएंगे और उसकी कैलकुलेशन करेंगे. एंड नंबर 3 इज़ द रिजल्ट. रिजल्ट में आपने उसकी न्यूमेरिकल आंसर, जो भी आपका वैल्यू आएगी, आंसर आएगा, वो लिखेंगे और साथ उसकी यूनिट लिखना भी ज़रूरी है. अगर आपने पूरे 3 मार्क्स इसके अटेन करने हैं सो ये तीनों स्टेप्स करना आपकी न्यूमेरिकल में बहुत ज़रूरी है. डाटा लिखना भी ज़रूरी है, उसकी कैलकुलेशन और सबसे एंड पे उसका रिजल्ट. और रिजल्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि न्यूमेरिकल का आंसर लिख देते हैं लेकिन यूनिट नहीं लिखते. तो फिर आपको यूनिट के भी हाफ मार्क यूनिट का होता है और हाफ मार्क आंसर का होता है. सो आपने यूनिट जो है उसका आंसर के साथ लिखना जो है वो बहुत ज़रूरी है. तो आपने इन तीनों चीज़ों को फुलफिल करना है ताकि आपके जो है वो 3 मार्क ईच न्यूमेरिकल के जो हैं वो आपके कंफर्म हो जाएं कि वो कंप्लीट हो जाए आपके. अब आ जाए इस न्यूमेरिकल की डाटा की तरफ. डाटा में क्या दिया हुआ है कि उन्होंने कहा है कि जी कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट. अच्छा, मैस बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट. आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि 2 ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेम हैं. सेम का मतलब उनके मैसेज भी सेम है और उनके चार्जेस भी सेम है. तो आइडेंटिकल का मतलब ये होता है. आइडेंटिकल मतलब सेम, सेम मैसेज और सेम चार्जेस के 2 ऑब्जेक्ट्स हैं. अब m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 10 ग्राम. आपको पता है कि डाटा में क्या करना होता है, एक तो आपने नॉन अननोन चीज़ें तो लिखनी है लेकिन साथ ही जो आपकी यूनिट्स हैं अगर वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट नहीं है तो आपने उसको SI यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में कन्वर्ट करना है. अब 10 ग्राम को आप सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ग्राम को अगर आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो फिर आप उसको 1000 से, जो कि किलो की वैल्यू होती है प्रीफिक्स की, 1000 से आप उसको डिवाइड कर देते हैं. जब आप इस 10 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.01 किलोग्राम. इसी तरह Q1 और Q2 जो 2 सिमिलर चार्जेस हैं वो कितना है? 20 माइक्रोकूलम. माइक्रो एक प्रीफिक्स है, इसको खोलें. माइक्रो को प्रीफिक्स को खोलेंगे तो ये आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁶ कूलम, क्योंकि 10⁻⁶ जो है वो माइक्रो की वैल्यू है. डिस्टेंस बिटवीन दम इज 10 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर भी आपके ऐसा यूनिट नहीं है तो सेंटी को खोलें. सेंटी को किस तरह खोलते हैं? 1 सेंटी जो है वो 10⁻⁻2 होता है, यानी आपने इसको 100 से डिवाइड करना है. जब आप 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.1 मीटर आ जाएगा. ठीक है, अब आपका ये सारा डाटा SI यूनिट्स में कन्वर्ट हो गया. अब आपने क्या करना है? 2 चीज़ें उन्होंने कहा है, कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स. आपने मैग्नीट्यूड कंपेयर करने हैं इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस के, यानी FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो क्या कूलम्स फोर्स है, जो आपको मिली FE वो निकालेंगे पहले आप. फिर आप FG किसको कह रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आपको मिला है, वो कैलकुलेट करेंगे. और बाद में कंपेयर करने का तरीका ये होता है कि हम दोनों की रेशो ले लेंगे. ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देंगे. जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम उसको वही उसका कंपैरिजन भी हो जाता है. जो वैल्यू आएगी वो उसका कंपैरिजन में आ जाएगी. ठीक है, ये सारी सिचुएशन है. ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है. डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज R. और जो मैसेज है Q1 का मैस M1 है और Q2 का मैस M2 है. ये सिचुएशन है. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम्स फोर्स का फार्मूला अब आप इधर लगाएंगे.
क्या होता है कूलम्स फोर्स का फार्मूला? मैंने आपको फार्मूलाज इसीलिए एक दिन पहले हमने ये सारे मैंने कहा था कि आप लर्न कर लें ताकि आपको फार्मूलाज में कोई मसला ना हो। अब ये है आपकी कूलम्स फोर्स, एफ ई इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 आर स्क्वायर। अब 1/4 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये कांस्टेंट कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू है 9 × 10⁹। ये हम इधर लगाएंगे मल्टीप्लाई बाय Q1 और Q2 दोनों सेम चार्ज हैं, 20 × 10⁻6 × 20 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना निकाला है 0.1, उसका स्क्वायर करें और ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स फोर्स जो है वो आ गई है। ठीक है, एफ इज इक्वल टू 360 न्यूटन। आप इसको मल्टीप्लाई करें, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब लगाएं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा हुआ है अपनी प्रीवियस क्लासेस में, और अभी भी हमने जब कंपैरिजन किया था तो पढ़ा था कि एफ जी जो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, वो किसके इक्वल होता है, कैपिटल जी इंटू m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। अब ये दोनों मैसेज आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पहले आप लगाए ना, जो उन्होंने आपको दी हुई है। कहाँ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, कैपिटल जी ये वाली 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये जी की वैल्यू है। मैसेज m1 और m2 जो हैं वो दोनों सेम है, जो कि 0.01 किलोग्राम है। ठीक है, वो वैल्यूज आपने इधर लगानी है और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है उनका, डिस्टेंस है आपका 0.1। ये सारी वैल्यूज आप इधर लगाएंगे और लगाने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगी वो कितनी आई है, ये वाली वैल्यू 6.67 × 10⁻13 न्यूटन। ये ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगी। मेन चीज़ है फार्मूला। आपको फार्मूला इसलिए याद करने के लिए कहा था कि आपने फार्मूलाज अगर आपको याद होंगे सो यू कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल विद ईज, आसानी के साथ आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन का क्या तरीका मैंने अभी आपको बताया कि डिवाइड इक्वेशन 1/2, दोनों की रेशो ले लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों की। जब आप रेशो लेंगे, रेशो में आपको पता है ना ऊपर नीचे अगर सिमिलर यूनिट्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी चीज़ें आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ गया 5.4 × 10⁻14। इसका क्या मतलब है, दिस शोज दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द गिवन चार्जेस इज 5.4 × 10⁻14 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपका रिजल्ट है। एक तो आपने दोनों की रेशो निकाली, रेशो निकाल के ये जो आंसर आया है इसका मतलब है कि आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान में वो इतने टाइम्स बड़ी, क्योंकि अगर आप ये एफ जी जो इधर डिवाइड हो रहा है इसको इधर ले जाए ना, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बड़ी है। और कितनी बड़ी है, 5.4 × 10⁻14 टाइम्स ग्रेटर है किसके मुकाबले में, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतनी बड़ी है। ठीक है जी, ये आपने उसका रिजल्ट भी लिख लिया है। अब आ जाए अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 पे। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू। चार्ज क्यू के ऊपर आपने अपनी नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है। अब चार्ज, ये डायग्राम उन्होंने एज शोन इन द फिगर आपकी बुक्स में होगी। अब आप ये देखें, ये फिगर है वो, इस फिगर में ये जो चार्ज क्यू है जिसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है 4 × 10⁻6 कूलम, आपने इन दो चार्जेस Q1 और Q2 की वजह से इसके ऊपर फोर्स जितनी लग रही है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, Q1 की वैल्यू 1 माइक्रो कूलम है। डाटा जब आप लिखेंगे तो डाटा में इसको कूलम में कन्वर्ट करें, 1 × 10⁻6 कूलम। और Q2 जो है वो नेगेटिव चार्ज है। याद रखें, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा F1 जो है वो एक रिपल्सिव फोर्स है, जबकि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो F2 लग रही है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए उसका एरो इस तरफ है। ठीक है, अब क्योंकि आपका जो Q है वो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, जबकि नेगेटिव जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। ठीक है जी, तो ये तीनों चार्जेस की वैल्यू Q1 और Q2 ने जितनी टोटल यानी नेट फोर्स इस चार्ज Q पर लगानी है वो आपने कैलकुलेट करनी है। अब ये दोनों डिस्टेंस सेम है, R1 और R2, दोनों कितने हैं 1 मीटर। और ये बीच में जो सेंट्रल लाइन है, आप एक ट्रायंगल को नाम दे सकते हैं AB, और ये पॉइंट जो है ये आपका CABD है ना, तो D से जो आपने सेंट्रल एक पॉइंट निकाला है वो C है। सो AC और BC इन दोनों की वैल्यू सेम है, ये दोनों डिस्टेंस भी सेम है जिनकी वैल्यूज है 0.6 मीटर, ये दोनों सेम है। अब आ जाएं, आपने ये सारा डाटा कंपाइल कर लिया, Q1 की वैल्यू लिखी है, Q2 की वैल्यू भी उसको भी कूलम माइक्रो कूलम में है, तो आपने नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव -1 माइक्रो कूलम को भी कूलम में कन्वर्ट करके लिखना है। फिर Q जो चार्ज है जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है, वो भी आपने इधर लिखा। ठीक है, कूलम के साथ। और पॉजिटिव चार्ज है, R1 डिस्टेंस इज 1 मीटर, R2 डिस्टेंस इज 1 मीटर, AC
जो डिस्टेंस है वो 0.6 मीटर, और ए सी किसके बराबर है, बी सी के, ठीक है ना। ए सी इज इक्वल टू बी सी, और वो कितना है 0.6 मीटर, जबकि ए डी जो है आपका ये वाला डिस्टेंस जो कि R1 को शो कर रहा है, ए डी और बी डी सेम है, और वो डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। ये जो डिस्टेंस सेंटर वाला है सी डी, ये कितना है 0.8 मीटर। ये सारा कुछ आपने एक जगह डाटा जो आपको दिया हुआ है, गिवन डाटा, वो आपने लिख लिया है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये F1 जा रही है, F1 इज द फोर्स ऑफ Q1 ऑन Q, एंड ये F2 है एरो, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, तो F2 इज द फोर्स ऑफ Q2 ऑन Q। अब इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है, अगर आप इधर से एक एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ करें तो एंगल इज थीटा। थीटा इज द एंगल जो कि F1 बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और वही एंगल F2 भी बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। इसका मतलब है कि थीटा जो एंगल है इन दोनों का वो सेम होगा। दोनों एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहे हैं, और F1 भी एंगल थीटा बना रहा है और F2 भी एंगल थीटा बना रहा है। सो दोनों का एंगल थीटा जो है वो सेम है, वो थीटा हम कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेशंस में आपने फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल CAD, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है CAD, यहाँ से आप थीटा आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो थीटा कैसे कैलकुलेट, चाहे आप CAD की बजाय BCD भी ले लेते तो भी आप इधर से भी BCD से भी आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये भी थीटा है और ये भी थीटा, और दोनों जो है राइट एंगल ट्राइंगल के दो एंगल्स है ना, तो ये दोनों सेम है थीटा। चाहे आप ACD से इसको कैलकुलेट कर लें या CAD जिसको कह रहे हैं। CAD इसलिए कह रहे हैं, ACD इसलिए नहीं कहते ज़्यादातर, क्योंकि एंगल जहाँ पे होता है ना, जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उसको हम सेंटर में लेते हैं। सो वी कैन कॉल इट एज CAD। हमें ऐसे वी शुड कॉल इट एज CAD, हमें इसे CAD कहना चाहिए, क्योंकि एंगल जो है वो A पे बन रहा है ना। तो चाहे आप CAD से कैलकुलेट कर लें थीटा, या फिर आप CBD से थीटा निकाल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का एंगल जो है वो सेम ही आएगा। तो हम CAD से इधर कैलकुलेट करें। सो टेन थीटा आप लें, टेन थीटा का फार्मूला आपको पता है, आपको याद होना चाहिए। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। यस, टेन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर ये है आपका CD, और बेस क्या है आपका CA या AC जिसको कह रहे हैं। अब CD की वैल्यू 0.8 डिवाइडेड बाय AC की क्या वैल्यू है 0.6, दोनों को डिवाइड करें, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, 10 को आप उस तरफ ले जाए ना तो 10 इनवर्स हो जाएगा। आप अपने कैलकुलेटर पे इसको कैसे करते हैं, शिफ्ट 10 करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू शिफ्ट 10 आप करेंगी और 4/3 करेंगी, तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा 53 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, इसलिए इसको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपने चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, 0 से लेकर 90 डिग्री तक का जो एंगल होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है। अब ये थीटा वही है, जो ये वाला भी थीटा की वैल्यू भी 53 है और ये भी 53 है, तो थीटा इज द सेम फॉर बोथ द फोर्सेज F1 एंड F2। अब F1 पहले हम इनके मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट करते हैं। व्हाट आर द फोर्सेस F1 एंड F2। F1 कैलकुलेट करें, फार्मूला लगाएं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपका कूलम्स फोर्स का फार्मूला है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। 1/4πε0 की ये वैल्यू आपने डाली है 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू डालें, Q2 की वैल्यू डालें, डिवाइडेड बाय R, तो 1 मीटर था, तो इसको सारे को कैलकुलेट करके आपके पास F1 जो है वो 3.6 × 10⁻² न्यूटन आ गई। इसी तरह अब आप F2 कैलकुलेट करेंगे। F2 के लिए भी सेम वही फार्मूला लगेगा, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और सेम मैग्नीट्यूड है, क्योंकि मैग्नीट्यूड्स में तो कोई फर्क नहीं है, चार्जेस तो सेम थे। अब ये Q1 Q2 की बजाय, हाँ ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि F1 जो फोर्स है वो Q1 लगा रहा है Q के ऊपर, सो चार्जेस Q1 Q होंगे रेदर देन Q1 Q2, ठीक है। और F2 वो फोर्स है जो Q2 लगा रहा है Q के ऊपर, तो यहाँ पर चार्जेस जो हैं वो क्या होंगे, Q2 Q। F1 के लिए Q1 Q, बिकॉज F1 इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच द चार्ज Q1, ये देख लें आप फिगर में भी देख सकते हैं। F1 कौन सी फोर्स है, जो चार्ज Q1 लगा रहा है Q के ऊपर, और F2 कौन सी फोर्स है, जो चार्ज Q2 लगा रहा है Q के ऊपर। सो जब आपने F1 कैलकुलेट करनी है तो आप प्रोडक्ट कौन सा लेंगे, Q1 Q, और जब आप F2 कैलकुलेट करेंगे तो आप प्रोडक्ट लेंगे Q2 Q। ओके, अच्छा, अब ये जब आपने निकाल ली तो आप देख सकते हैं कि दोनों का आंसर जो है वो सेम आया। इसका मतलब है दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स हैं। अब आप इन दोनों फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, इनके कंपोनेंट्स बना लें। कंपोनेंट्स आप कैसे बनाते हैं, ये देखें, ये जब हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ की थी, अगर आप इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ऊपर और नीचे, तो ऊपर वाली तरफ F1 Y जो एक्स कंपोनेंट तो दोनों का सेम आएगा,
F1 का भी x कॉम्पोनेंट राइट साइड पे होगा x एक्सिस के लॉन्ग, और F2 का भी जो x कॉम्पोनेंट है वो राइट साइड पे होगा x एक्सिस के लॉन्ग। फ़र्क कहाँ आएगा? फ़र्क आएगा y कॉम्पोनेंट्स में, क्योंकि F1 का y कॉम्पोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये जो मैंने जैसे लिखा हुआ है, और F2 का जो y कॉम्पोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है। तो F1x एंड F2x वो दोनों सेम होंगे, सो दे विल एड अप ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। लेकिन जो F1y है और F2y है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और आपको पता है जब कोई चीज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो जीरो होगा y कंपोनेंट्स का। अब वो हम कैलकुलेशन में भी देख लेंगे कि क्या ऐसा है, क्या ऐसा पॉसिबल है जो हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, कंपोनेंट्स बनाएं। F1x कंपोनेंट निकालें। आपको पता है x कंपोनेंट cos थीटा के साथ लिखते हैं। F1x का मतलब है F1 cos थीटा, F2x का मतलब है F2 cos थीटा। F1 और F2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है, ये आप इधर पुट करें, और थीटा भी निकाला हुआ आपने, और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं F1x को भी और F2x को भी इन न्यूटन्स। इसी तरह F1y और F2y, मैंने जैसे कि आपको कहा कि इन दोनों के y जब हम रिजल्टेंट करेंगे ना तो y कंपोनेंट्स जीरो हो जाएंगे, लेकिन पहले हम इनको कैलकुलेट करके देखते हैं कि ऐसा पॉसिबल है। सो F1y आपको पता है y कंपोनेंट्स हम साइन थीटा के साथ लिखते हैं, सो F1y इज इक्वल टू F1 साइन थीटा, और F2y जो है इसके साथ नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने कहा था कि F1y जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और F2y जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने की वजह से इसके साथ क्या आ रहा है? नेगेटिव साइन। तो ये अब आप इसमें F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू तो सेम है ना, ये आप इधर पुट करें, और साथ साइन ऑफ इधर थीटा भी सेम है 53 वो पुट करें और कैलकुलेट करें। ये पॉजिटिव में आ रहा है और ये नेगेटिव में आ रहा है। अब ये देखें दोनों वैल्यूज मैग्नीट्यूड सेम आ रहे हैं 0.027 न्यूटन, 0.027 न्यूटन, बट ये पॉजिटिव में आ रहा है और ये नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब है ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो अब आप इनके नेट फोर्स निकालनी है ना, अपने टोटल फोर्स। तो पहले आप सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट्स निकालें। टोटल रिजल्टेंट जो नेट फोर्स है ना वो सम होती है एक्स कंपोनेंट की फोर्स Fx यूनिट वेक्टर आई, आपको पता है x के साथ यूनिट वेक्टर आई लगता है, प्लस Fy यूनिट वेक्टर j, क्योंकि आपको पता है y कंपोनेंट्स के साथ यूनिट वेक्टर j लगता है। तो टोटल जो फोर्स आप निकालना चाहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, दैट शुड बी द सम ऑफ द फोर्स अलोंग x एक्सिस प्लस द फोर्स अलोंग y एक्सिस, इन दोनों के सम के इक्वल होती है। अब x एक्सिस पहले आप x कंपोनेंट्स को जमा करें, Fx इज इक्वल टू F1x प्लस F2x, दोनों के x कंपोनेंट जमा करें, चूंकि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में थे दोनों ऐड हो जाएंगे और ऐड होकर ये आंसर आएगा। लेकिन जब आप Fy निकालेंगे और इन दोनों का सम करेंगे F1y प्लस F2y, अब आप देख सकते हैं F1y प्लस F2y जब आप दोनों सम करेंगे, दोनों सेम इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो दे विल कैंसल आउट, ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इनकी जो फोर्स है ड्यू टू द y कंपोनेंट वो जीरो हो जाएगी। अब आप जब ये दोनों वैल्यूज Fx और Fy की पुट करें इस इक्वेशन नंबर 1 में, जो टोटल नेट फोर्स आप निकालना चाहते हैं, तो टोटल नेट फोर्स वेक्टर क्वांटिटी का ख्याल रखना, आपने एरो हेड डाला फोर्स पे, इसलिए इधर यूनिट वेक्टर्स भी डाले राइट साइड पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अगर वेक्टर हो तो राइट हैंड साइड भी वेक्टर होती है। तो आपने क्या किया? वैल्यूज पुट करें। सो एफ वेक्टर इज इक्वल टू, ये आपकी एक्स कंपोनेंट की वैल्यू आ गई एफ एक्स की क्या वैल्यू है? 0.04334, और साथ क्या आ जाएगा? आई कैप, क्योंकि ये एक्स के अलोंग है ना, तो आई कैप प्लस 0, जे के अलोंग कोई वैल्यू नहीं आई क्योंकि आपका एफ वाई जो है वो क्या है? 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। सो द टोटल नेट फोर्स इज ओनली ड्यू टू द एक्स कंपोनेंट्स, और इसीलिए जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो वो आई कैप के साथ लिखेंगे इन न्यूटन्स, जो न्यूटन जो है वो उसकी ऐसा यूनिट है फोर्स की। सो एफ एरो हेड के साथ एफ वेक्टर जो है वो इक्वल है 0.043 इंटू यूनिट वेक्टर आई न्यूटन। आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आपने जब टोटल नेट फोर्स निकालनी होती है किसी भी जगह पर, तो आप पहले उसके एक्स कंपोनेंट का सम करते हैं, फिर उसके वाई कंपोनेंट का सम करते हैं, और फिर उन दोनों को एक्स और वाई को इकट्ठे सम अप करके इस तरह से आप उसकी टोटल नेट फोर्स निकालते हैं। यहाँ पे वाई कंपोनेंट की फोर्स 0 इसलिए हुई थी क्योंकि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, एक अपवर्ड थी और एक डाउनवर्ड थी, दोनों सेम इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, वो कैंसिल हो गई थी। एक्स कंपोनेंट चूंकि दोनों इन द सेम डायरेक्शन थे वो एडअप हो गए, और उन्होंने ही आपको टोटल नेट फोर्स जो है अलोंग एक्स एक्सिस दे दिए। दिस इज योर रिजल्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अच्छा जी,
पॉइंट चार्ज क्यू, ये बहुत सिंपल है, इनमें तो कोई ऐसा मसला नहीं, सिंपल फार्मूला आपने लगाना। पॉइंट चार्ज क्यू आपको गिवन है, डाटा बनाएं। क्यू इज दिस इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। ओरिजिन आपको पता है कौन सा पॉइंट होता है? ओरिजिन उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर तमाम कंपोनेंट्स एक्स वाई और जी डायरेक्शन के जीरो होते हैं। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जो कि फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है जी। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। आपने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस आर जो है वो 2 मीटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है। मैंने आपको इसीलिए इकट्ठे फार्मूलाज लिखवाए थे। फार्मूला लगाएं इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर, या 1/4πε0 की वैल्यू लगाई आपने, Q की वैल्यू। अच्छा, नेगेटिव चार्ज को इधर इन्होंने, जब हम चूंकि इसकी स्केलर फॉर्म निकाल रहे हैं ना, अभी वेक्टर फॉर्म नहीं निकाल रहे, तो जब आपने स्केलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड निकाल रहे होते हैं तो तब आप नेगेटिव साइन उसमें नहीं डालते, क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ उसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो स्केलर फॉर्म में हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसलिए हमने नेगेटिव साइन को कैलकुलेशन में इग्नोर कर दिए। तो ये आ गया 8 × 10⁻⁸ और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर का जो 2 है उसका स्क्वायर, और न्यूटन पर कूलम जो है वो ई की यूनिट होती है। अब आपने, उन्होंने कहा है जी डायरेक्शन में आपने इसको निकालना है ना, तो जी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप। तो जब आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे अलोंग जी एक्सिस, तो किस तरह से इसको लिखेंगे कि जो आपका ई वेक्टर है वो इसका मैग्नीट्यूड, ई का मैग्नीट्यूड, और साथ क्या लिखेंगे? के कैप। के कैप क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो जी डायरेक्शन में है। उन्होंने कहा जी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले ना, तो जी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के कैप के साथ आएगी। सो ई वेक्टर इज इक्वल टू 1.8 × 10⁻², और साथ आ जाएगा यूनिट वेक्टर के, दिस इज ड्यू टू द जी डायरेक्शन, और साथ क्या आ गई? न्यूटन पर कूलम, जो कि उसकी एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप। अब आ जाए अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12.4 की तरफ। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन आर वेक्टर। अच्छा, अब उन्होंने आर को स्केलर फॉर्म में नहीं दिया हुआ, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, मीटर उसकी यूनिट है, कास्ड बाय अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट ओरिजिन। ठीक है, तो आप इसका डाटा बनाएं। सबसे पहले डाटा में आप क्या लिखेंगे? आर वेक्टर क्या दिया हुआ है? 4i कैप प्लस 3j कैप मीटर में, ठीक है। उसके बाद क्यू, ये मीटर के ऊपर कैप साइन नहीं आएगा, ये उन्होंने गलती से लिख दिया है, तो आपने इसके ऊपर कैप साइन, मीटर उसकी एसआई यूनिट है, ओके। उसके बाद क्यू जो है वो 5 × 10⁻⁶ कूलम है। अब आप आर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। आर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे? उसके एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके, ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, जब आपने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता था तो क्या होता था? पाइथागोरस थ्योरम निकाल के आपने एक निकाला, फार्मूला निकाला था ना उसके मैग्नीट्यूड का, वो किस तरह होता था? उसके एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, प्लस उसके वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर यानी +3 का स्क्वायर, और होल का क्या हो जाता है? अंडर रूट या स्क्वायर रूट जिसको आप बोलते हैं। ये फार्मूला जब आप लगाते हैं तो ये आ जाता है 5 मीटर आर। अब आप इसका यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। आर यूनिट वेक्टर कैसे आता है? यूनिट वेक्टर का फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ऊपर वेक्टर आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला है। अब ये आर वेक्टर है, उसकी वैल्यू डाली और डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड, ये अब आपने उसका यूनिट वेक्टर। ये आपको क्यों चाहिए? ये आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वेक्टर फॉर्म में ना। तो वेक्टर फॉर्म में पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो मैग्नीट्यूड होता है वो ये है 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर। चूंकि आपने उसकी वेक्टर फॉर्म निकालनी है तो इधर यूनिट वेक्टर भी आएगा राइट साइड पे, ठीक है। तो ई वेक्टर जो है उसके लिए आपने ये यूनिट वेक्टर जो निकालना है उसके लिए ये कैलकुलेशन की है। अब आप इसमें फार्मूला लगा सकते हैं। 1/4πε0 की जगह वैल्यूज अब आप लगाएं। 9 × 10⁻9, क्यू क्या है? 5 × 10⁻⁶, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर क्या है? 5 का स्क्वायर करें, मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर आर, ये आपने निकाला है यूनिट वेक्टर आर, इसको आप इधर पुट कर दें, और पुट करने के बाद दिस इज योर, आप इसको थोड़ा सा जो सॉल्व करना है, जो अगर वैल्यूज कट्स, ये देखें ये 5 जो है ये कैंसिल हो सकता है इस वाले 5 से ऊपर वाले, ठीक है। और नीचे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, ये 9 4 36 हो जाएगा। लेकिन अभी ये नहीं हो सकता 36, इसलिए क्योंकि ये, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें प्लस साइन है ना, तो ये ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे आप, और ये जो 5 है आपका, बस इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, उन चीज़ों को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। सो 9/5 का स्क्वायर जो है वो 25 हो जाएगा। 9/25 को सॉल्व करके, और 5 से कैंसिल हो गए, इसको आप सॉल्व करें। आई कैप, और ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा आई कैप प्लस जे कैप, और जो भी वैल्यू इसको सॉल्व करके आएगी, ये जो बाहर वाली टर्म है उसको आप अंदर मल्टीप्लाई करें दोनों से, आई कैप से भी और जे कैप की वैल्यू से भी, तो ये बन जाएगी फाइनली आपकी फॉर्म। सो ई वेक्टर इज इक्वल टू 1440 आई कैप प्लस 1080 जे कैप। ये एक्स की डायरेक्शन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये वाई की डायरेक्शन आ गई, और यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम, जो कि ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है स्टूडेंट, ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये मैंने इधर शायद इससे ऊपर
जो मैंने आपको मेंशन, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी 12.2 थी ये वाली, दिस इज सिमिलर टू द एग्जाम्पल ऑफ 12.1। ये मैंने साथ साथ लिखे हुए पॉइंट्स, ये आप नोट डाउन करते जाना। आपने जो एग्जाम्पल नंबर 12.1 आपकी बुक में है उससे ये मिलती जुलती एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल है अब आपकी। ये जो अब हमने करने लगे हैं न्यूमेरिकल 12.5, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करने लगे हैं ये आपकी सिमिलर है टू द एग्जाम्पल नंबर 12.2 ऑफ योर बुक। तो आपकी बुक की एग्जाम्पल नंबर 12.2 से ये सिमिलर है। तो आपने इन चीज़ों को ज़रा ध्यान में रखें ताकि आपकी एग्जाम्पल्स भी, उनको भी कोई मसला ना हो। अगर आप जैसे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करें उसी तरीके से वो एग्जाम्पल्स भी सॉल्व हो जाती हैं। जैसे 2 पॉइंट चार्जेस, Q1 नेगेटिव चार्ज है, Q2 पॉजिटिव चार्ज है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। एक चार्ज ये है Q1 और ये चार्ज है Q2, दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, ए और बी के दरमियान में 3 मीटर। फाइंड एंड जस्टिफाई द जीरो फील्ड लोकेशन। अब जीरो फील्ड लोकेशन हम किसी टेस्ट चार्ज को इधर रखेंगे पॉइंट पी के ऊपर, और यहाँ पर हम उसकी जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो, और वो पॉइंट पी जो है वो कितने डिस्टेंस पे होगा, एक्स डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम बी, जो कि चार्ज Q1 की वो है का डिस्टेंस है। Q1 का डिस्टेंस फ्रॉम P जो है वो R1 होगा, और Q2 का डिस्टेंस जो है वो उस पॉइंट P से, जहाँ पे हम जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट जिसको कह रहे हैं, वो R2 होगा। ठीक है जी। तो अब हमने डाटा बनाए। डाटा Q1 कितना है, -1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 कितना है 4, ये नेगेटिव है, Q1 नेगेटिव है और Q2 जो है वो पॉजिटिव है। वो Q2 कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ए बी जो डिस्टेंस है बिटवीन Q1 एंड Q2 वो 3 मीटर है। अब आप R1 कितना नज़र आ रहा है आपको, R1 इज द डिस्टेंस ऑफ Q1 फ्रॉम P, दैट इज X। तो R2 क्या होगा, वट शुड बी R2 विच इज द डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम P, दैट शुड बी X + 3 या 3 + x, जैसे मर्जी आप इसको लिख सकते हैं। R2 क्या होना चाहिए, 3 + x इन मीटर्स। तो ये दोनों डिस्टेंस हमने इधर लिख दिए। अब सिंस Q1 इज अ नेगेटिव चार्ज, Q1 आपका एक नेगेटिव चार्ज है, सो द फील्ड प्रोड्यूस बाय इट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। क्योंकि हमारा जो टेस्ट चार्ज हम P पे रख रहे हैं वो हमेशा कैसा, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो Q1 जो फोर्स उस टेस्ट चार्ज पे लगाएगा वो हमेशा कैसी होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी उस पॉजिटिव चार्ज पे, क्योंकि Q1 नेगेटिव है ना। जबकि Q2 जो है वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा उस टेस्ट चार्ज पर जो कि P पॉइंट पे आपने रखा है, क्योंकि Q2 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा टेस्ट चार्ज को, जबकि जो नेगेटिव Q1 चार्ज है वो उस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए उसकी फोर्स देखें आप इनवर्ड है। तो Q1 की फोर्स इनवर्ड होगी और Q2 की फोर्स जो है वो आउटवर्ड होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। ठीक है जी। अब देखें, बोथ द फील्ड्स आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब आप इसकी बाहर की तरफ फोर्स, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स है, और Q1 की अट्रैक्टिव फोर्स है, दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। द रिजल्टेंट फील्ड विल बी 0 इफ बोथ विल हैव सेम मैग्नीट्यूड। ऑपोजिट में तो वो ऑलरेडी हैं, रिजल्टेंट फील्ड वहाँ 0 होगी जहाँ उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 0 जो है फील्ड लोकेशन पॉइंट उस पॉइंट पर आएगा जहाँ पर इन दोनों की जो फोर्सेज हैं, यानी Q2 की फोर्स F2 और Q1 की जो फोर्स है F1, ऑपोजिट तो वो ऑलरेडी हैं, लेकिन अगर वो सेम इन मैग्नीट्यूड भी हो जाएंगी ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ साथ, तो फिर वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और आपके पास 0 फील्ड लोकेशन पॉइंट आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने ये ध्यान कि दोनों का डायरेक्शन तो ऑलरेडी ऑपोजिट है, लेकिन जहाँ पे वो हम 0 फील्ड लोकेशन वहाँ आएगी जहाँ पे उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ साथ। अच्छा, अब वो कहाँ आएगा, अब दोनों फील्ड्स, ये आपने फार्मूला रखा, E1 और E2 दो इलेक्ट्रिक, दो चार्जेस है, जारी बात है, जो कि टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों चार्जेस की वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी। Q1 की वजह से E1 वाली, और Q2 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2, और दोनों आपको 0 फील्ड लोकेशन चाहिए, सो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सेम, यानी E1 शुड बी इक्वल टू E2। तो E का फार्मूला आपके पास है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये तो एक किसी भी चार्ज के लिए E का फार्मूला होता है। हम इधर स्केलर फॉर्म ले रहे हैं, हम इसकी वेक्टर फॉर्म नहीं कंसीडर कर रहे, कोई वेक्टर साइन लगानी नहीं है आपने इधर, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम वरना फिर यूनिट वेक्टर्स भी लगाने होते हैं। हम सिर्फ इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं स्केलर फॉर्म में। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें 1/4πε0 Q1/r², R1²। Q1 का जो डिस्टेंस था वो R1 था, और E2 पे जब ये फार्मूला लगाएंगे 1/4πε0 Q2/r²। ठीक है, तो आपने जो है ये दोनों वैल्यूज इसकी इनकी पुट कर देनी है। R1 जो डिस्टेंस था Q1 का वो x है, x का स्क्वायर कर लिया, जबकि R2 जो डिस्टेंस था Q2 का वो x + 3 था, या 3 + x, जैसे भी आपने इसको पढ़ा, और उसका आप स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आप ये डायग्राम देख सकते हैं दोबारा। अब हमने यहाँ पर Q1 और Q2, अगर आप अपनी कैलकुलेशन में देखें कि हमने Q1 को भी जब कैलकुलेशन में मैं लिख रही हूँ तो पॉजिटिव साइन के साथ, या नेगेटिव नहीं लिया,
मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं स्केलर फॉर्म में तो फिर वहाँ पर हम उसका नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लेते हैं तो सारी कैलकुलेशन जो है वो ख़राब हो जाती है। यहाँ नेगेटिव साइन हम क्यों नहीं ले रहे, मैं उसका आपको एक वैलिड रीज़न दे रही हूँ कि नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन को शो करता है। चूंकि हम इधर सिर्फ स्केलर फॉर्म ले रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं, इसलिए हम उसकी डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे, इसलिए वो नेगेटिव साइन भी इस Q1 के साथ नहीं लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने इसको सॉल्व करना है। ये देखें, जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड जिस तरह भी है वो करेंगे और उसके बाद अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी और इसको आप x ये सारी टर्म्स उठा के इस तरफ ले आएँ तो ये आपको पता है इक्वल के इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएंगी, उस तरफ पॉजिटिव है तो ये बन जाएगी फॉर्म। और ये फैक्टराइजेशन आप इससे कर सकते, पहले तो इसको कैंसिल आउट हो जाएगी ना, 3 1 3 3 2 6 3 3 9, सो दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन का मेथड आपको आता है ना किस तरह से फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो फैक्टराइजेशन का मेथड आप इधर अप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स बन जाते हैं। फैक्टराइजेशन का मेथड जब भी अप्लाई करते हैं आपको पता है ना, दो फैक्टर्स बनते हैं। अब एक से आंसर आ रहा है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 विच इज x इज इक्वल टू 3 मीटर, और दूसरे से फैक्टर से आंसर आ रहा है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 1 मीटर। मैंने आपको पहले भी जब एग्जाम्पल बताई थी तब भी कहा था कि माइनस 1 जो है वो आंसर नहीं हो सकता डिस्टेंस का, क्योंकि डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है ना, तो पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव साइन जो है वो डिस्टेंस के साथ नहीं आ सकता, सो नेगेटिव आंसर जो है वो नहीं होगा। सो योर आंसर शुड बी x इज इक्वल टू 3 मीटर। और इसको आप इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, द नेगेटिव डिस्टेंस इंडिकेट्स दैट द पॉइंट P इज लाइंग टू द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट चार्ज Q1। अगर पॉइंट P हमने जो कि इस तरफ रखा था राइट साइड पे, अगर आप उसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो दोनों E1 और E2 की तो सेम डायरेक्शन हो जाएगी। हम तो कह रहे थे कि जब वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन होना उनका ज़रूरी है ना, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए। तो अगर दोनों की सेम डायरेक्शन हो जाएगी फिर तो वो एक दूसरे को ऐड अप कर लेंगे, वो तो कैंसिल नहीं हो सकते। इसका मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन आप फिर भी नहीं ले सकते। एक तो वैसे ही डिस्टेंस स्केलर है, उसका आप नेगेटिव साइन नहीं ले सकते, और उसके अलावा अगर आप उसको नेगेटिव आंसर कंसीडर करेंगे भी तो P पॉइंट जब आप उसके लेफ्ट पे लेंगे, राइट लेने की बजाय इस तरफ लेंगे, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी विच कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है जी, सेम डायरेक्शन में वो फिर दोनों एक दूसरे को ऐड अप कर लेते हैं, सो उसका सम जो है जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट आपके पास नहीं आ सकता। ठीक है, सो दैट्स वाई आपका x इज इक्वल, योर करेक्ट आंसर इज x इज इक्वल टू 3 मीटर। आई होप स्टूडेंट्स हमने जितनी भी न्यूमेरिकल्स आज की हैं 5 न्यूमेरिकल्स आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, इसको आप कैलकुलेशन करें और कैलकुलेटर का भी यूज़ करना सीखें। आंसर्स को एज इट इज़ आप लर्न ना करें, क्योंकि मैथमेटिकल वर्क है तो आपको इसको कैलकुलेशन को हाथ से राइट डाउन करके कैलकुलेटर यूज़ करके करना होगा। ठीक है, तभी आपको इसकी प्रैक्टिस होगी। इंशाल्लाह हम आगे की न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कल करेंगे, और तब तक आप इन न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि और अपनी तरफ से भी बहुत सारी जो आपने एग्जांपल्स अगर कोई रह गई हैं उनको सॉल्व करें, और जो न्यूमेरिकल्स आप आगे से जो आपको समझ आ सकती हैं, जैसा मैंने तरीका पैटर्न बताया कि डाटा बनाएं, कैलकुलेशन करें और फिर रिजल्ट निकालें, अगर आप उस तरीके से कोशिश कर सकते हैं तो आगे वाली न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करें। That's all for today students. You can like, subscribe and share my channel and press the bell icon for future notifications. If you have any problem, you can comment me also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.